नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। इस वक्त एक खबर आ रही है लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से, कि वहां पर देव रोड पर एक ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन भरवाने आए मरीज के रिश्तेदारों का ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और इसकी वजह से ये हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से, और इसमें 5 लोग घायल हैं। तो ये एक ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन की रिफिलिंग के लिए आए थे मरीज के तीमारदार, जहां पे वो सिलेंडर फटा और इस हादसे में 3 लोग मारे गए हैं, 5 घायल हैं। और कोरोना का असर देश के ज्यादातर इलाकों में है, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा जैसे इलाकों की जो बहुमंजिला इमारतें हैं वो कोरोना हॉटस्पॉट बन चुकी हैं। इंदिरापुरम की आम्रपाली विलेज सोसाइटी के 300 परिवार कोरोना संक्रमित हैं। लोग अस्पतालों में बेड न मिलने से परेशान हैं। RWA प्रशासन से मदद की अपील कर रहा है, लेकिन बेड अभी भी नहीं मिल रही। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। देश इस वक्त कोरोना की जबरदस्त चपेट में है। उत्तर प्रदेश के कई जिले हर रोज कोरोना की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। हम इस वक्त दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में, और यहाँ पर बहुत सारी बहुमंजिला इमारतें हैं, सोसाइटीज़ हैं, और ये सोसाइटीज़ अब नए हॉटस्पॉट बन गए हैं कोरोना को देखते हुए। हम इस वक्त आम्रपाली विलेज में हैं, ये सोसाइटी इंदिरापुरम में है, और यहाँ पर लगभग 1000 फ्लैट हैं, इसमें 1000 फैमिलीज रहती हैं, और इस वक्त यहाँ के 300 परिवार हैं वो कोरोना की चपेट में हैं। और यहाँ के जो RWA प्रेसिडेंट हैं, लोग हैं, न वो उनको ऑक्सीजन दिला पा रहे हैं, न ऑक्सीजन बेड्स मिल रहे हैं। वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि मदद कीजिए। DM को फ़ोन कर रहे हैं, CMO को फ़ोन कर रहे हैं, पर किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही है। और सोचिए कि इन सोसाइटीज़ में इस समय कितना बुरा हाल है, और ये दिल्ली से जुड़ी हुई सोसाइटीज़ हैं। सर, आपका पहले पूरा नाम बता दें। दीपक कुमार। दीपक जी, आप RWA के अध्यक्ष हैं यहाँ के, क्या हालात हैं इस वक्त? यहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं, स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर है। 21 अप्रैल को यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव की संख्या 120 थी। उस दिन हमने जिला प्रशासन को ट्वीट के माध्यम से मदद मांगा था। हमने चीफ सेक्रेटरी को, हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी उसमें टैग किया था कि इसको रोकने के लिए, फर्दर फैलाव को रोकने के लिए कुछ कीजिए, ये एक बहुत बड़ा कंटेनमेंट जोन ना बन जाए, उसके लिए कीजिए। उसके पहले भी 13 अप्रैल को हमने, एंड फिर 17 अप्रैल को भी हमने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पे बात किया था। उन्होंने हमें बताया था कि आप लिस्ट भेजिए कौन कौन लोग अफेक्टेड हैं, वो लिस्ट भी हमने भेजी थी। फिर 3 मई को सोसाइटी सील हुई है, हमारी सोसाइटी सील हुई है। फिर कल भी हमने SOS मांगा है। आज की डेट में अप्रॉक्स 30% जो पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड है, फैमिली अफेक्टेड है। 250 to 300 फैमिली जो है अफेक्टेड है। अगर इंडिविजुअल काउंट को देखें तो वो समवेयर अराउंड 350 से 400 होंगे जो कि लोग कोरोना पॉजिटिव है। असली किसी के घर में 1 आदमी अफेक्टेड है, किसी के घर में 2 आदमी अफेक्टेड है, किसी के घर में ऐसा होता है कि 1 आदमी के ठीक होने के बाद फिर तब तक दूसरे को इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस इन्फेक्शन को, फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन से, सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो हमें मदद करें। इसके लिए ज़्यादा टेस्टिंग हो, ताकि टेस्टिंग में लोग ज़्यादा निकल के आ पाएँ तो उनको उचित इलाज किया जा सके। दीपक जी, अब तक कितने लोगों की मौत हुई है आपकी सोसाइटी में? अभी तक 10 लोगों की डेथ हो चुकी है। 10 अप्रैल के ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो अभी तक 10 लोगों की डेथ हो गई है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है कि ये जो संख्या बढ़ता जा रहा है, कि अभी एक सोसाइटी में भय का माहौल है कि अब किसका नंबर आ जाएगा। हो सकता है मैं अभी आपसे बात करूं, 2 दिन के बाद मुझे शायद कोरोना पॉजिटिव हो जाए, या किसी को भी हो जाए। ये एक भय सोसाइटी में लोगों के कि अब किसका नंबर आ जाएगा, अब कौन पॉजिटिव हो जाएगा। इस भय को समाप्त करने के लिए हम क्या करें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये हमें हेल्थ डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कैंप लगना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, या ऐसा हमें सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि लोगों के मन से जो डर का भाव है वो खत्म हो कि हाँ, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो भी जाते हैं, कोरोना हो भी जाते हैं, तो उसका इलाज संभव है। इलाज के अभाव में किसी की जान नहीं जाएगी। दूसरी मदद हमें चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो क्रिटिकल केस हो उनका किसी तरह किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए। सोचिए कि यहाँ 1000 परिवार हैं, और 1000 परिवार में 300 परिवार इस समय कोरोना संक्रमित हैं, और इनके अध्यक्ष जो RWA के हैं, दीपक जी, बता रहे हैं किस तरीके से वो असहाय हैं। लोगों को अस्पताल में दाखिला नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि एक पेशेंट की तो गाड़ी में ही मौत हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं,
टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो सोचिए कि इन बहुमंजिला इमारतों में जहां पर देश का मिडिल क्लास रहता है उसकी इस वक्त कितनी बुरी हालत है। सरकार ने लोगों को छोड़ दिया है, उनके हाल पर कोई मदद नहीं मिल पा रही है और ये लोग ऑक्सीजन भरवाने के लिए अलीगढ़ से लेकर के बुलंदशहर तक दौड़ लगा रहे हैं। ये हालात हैं उन तमाम बहुमंजिला इमारतों की जो कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा में है। सहयोगी पूजा आर्या के साथ गाजियाबाद से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो इस तरह की बदहाली है ज़्यादातर हाई राइज सोसाइटी में। दिल्ली से सटे ये इलाके हैं, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, वैशाली, इन तमाम जगहों पर। और ये जो दूसरी वेव है, इसके बाद तीसरी वेव भी आ सकती है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने कहा है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन कब ये पहले से बताना मुश्किल है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि नई लहर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ये बहुत नाजुक समय है। A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं परिमल की। भारत में कोरोना संक्रमण क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है और कैसे अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में ये पहुंच चुका है। ऐसे तमाम मुद्दों पर इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार राय से बात की है हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय कुमार राय हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल ये कि मामले इतने आ रहे हैं तो क्या भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन माना जाए, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाता? साइंटिफिकली क्या? देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि कितने लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं उनको कहाँ से इन्फेक्शन मिला, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई पता नहीं कर सकता। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो डेफिनेटली बहुत पहले से हुआ है और वो चल रहा है। अब उस झंझट में हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इस समय जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो कंट्री जिस दौर से गुजर रही है, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सा ये है सिचुएशन है। बहुत ही बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं। हमने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी, इतने असहाय हो जाएंगे हमने कभी नहीं सोचा था। हमें जो है सारा ध्यान देना चाहिए कि कैसे मौत को हम कम कर लें, कैसे जो है केसेस कम करें, इस पे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। कम्युनिटी ट्रांसमिशन है नहीं है, यह अब आज की डेट में बेमानी है। नेक्स्ट 15 डेज अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि सारा ध्यान जो है फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, मौत को कम करें। मौत को कैसे कम कर सकते हैं? 2 तरीके से। या तो कुछ केसेस कम होंगे तो अपने आप मौत पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो उनको हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो टेंट में ही दें, केयर प्रोवाइड कर दें। ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन मिल जाए, कोई ऐसा ना हो कि बिना ऑक्सीजन का या किसी बिना दवा का की डेथ हो जाए। फोकस हमारा नेक्स्ट 15 डेज वॉर फुटिंग बेसिस पे हमारा ये होना चाहिए। सभी लोगों को इसमें भागीदार बनना पड़ेगा, चाहे देश के जनता हो, सरकार हो, सभी लोगों को करना पड़ेगा। इसके लिए इवन हमें कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि केसेस क्यों ज्यादा हो रहे हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उस जगह पे लोकल एक्शन भी रिकमेंडेड है। जैसे मैं बताऊं, आप लोगों ने ही रिपोर्ट किया हुआ है कि बहुत से ये वैक्सीन लेने के बाद जो है लोग पॉजिटिव आ जा रहे हैं। और ये अभी जो है इस समय आज मैं वैक्सीन ले रहा हूं, वह उसका इफेक्ट आएगा, वैक्सीन जो है जो इन्फेक्शन रोकेगा या सिवियरिटी रोकेगा 1.5 महीने बाद। नेक्स्ट 15 डेज मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है। इस समय देश जिस दौर से गुजर रहा है, इस समय अगर इवन मुझे अगर जरूरत पड़े किसी जगह पे कि वैक्सीन बंद करके उन लोगों को मैं सेवा में लगाऊं, क्योंकि 70,000 के आसपास जो है इस देश में इस समय वैक्सीनेशन साइट्स हैं। 5 लोग कम से कम वहां पे हैं, तो 3.5 लाख लोगों को हम केयर में लगा सकते हैं तुरंत। और 15 दिन तक वैक्सीन अगर बंद भी करना पड़े तो उसको बंद किया जा सकता है। उसके बाद हम दूने रफ्तार से कर सकते हैं। 15 दिन बाद अगर केसेस हमारे कम हो गए, इस पे कंट्रोल हो गया, लोगों को डेथ कम होने लगी, तो अगर आज हम 50 लाख कर रहे हैं तो रोज 1 करोड़ करें, भले ही हमारा टारगेट दूने रफ्तार से होने लगे। अभी जो है प्रायोरिटी वो मेरी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है लोगों की जान बचाना और केसेस को कम करना। सर्वेलेंस, टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये सब अभी के दौर में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसमें जो है
बहुत ही इस समय इफेक्टिव नहीं रहता है ये स्ट्रेटजी। जब पूरी कम्युनिटी में अगर ट्रांसमिशन हो रहा हो, सर्विलेंस जो है उनका, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिनको भी थोड़े सिम्टम्स हो, ILI लाइक से, हाँ, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस जिसको कहते हैं, जिनको खांसी हो, बुखार हो रही है, उनकी तुरंत टेस्ट करके और हमें जो है बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देना चाहिए। आप ये देखें, जिनको जरूरत है उनका टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, तो जिनकी जरूरत नहीं है उनको टेस्टिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 15 डेज मेरा ये मानना है कि हमारा सारा ध्यान जो है सिर्फ इन पे होना चाहिए कि कैसे जो है केसेस कम करें और कैसे लोगों की जान बचाएं। IPHA ने क्या लिखा है सर, अगर मोटे तौर पे अगर 2-3 पॉइंट अगर शेयर? नहीं, अभी देखिए, हम गवर्नमेंट को हमने कुछ सुझाव दिए हुए हैं, तो वह गवर्नमेंट से आप पूछ लीजिए कि क्या सुझाव दिए हुए हैं, वो हमने दिया हुआ है, वह उसको मैं अभी कॉन्फिडेंशियल ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात थैंक करने यू के सर। लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और परिमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, हमने देखी ये रिपोर्ट आपकी, जिसमें इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब संजय कुमार जी के वैक्सीनेशन को थोड़ा थामने की भी ज़रूरत है, क्योंकि तमाम लोगों को इस समय लगाना चाहिए इलाज व्यवस्था में। साथ साथ राघवन साहब ने यह भी कहा है कि तीसरी वेव को कैसे कब आएगी पता नहीं है, और उसको रोकना जो है प्राथमिकता होनी चाहिए। तो क्या इन्होंने बातें की उसमें, कि कोई जाहिर है कि कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारा जो बल है वो लगे इसको मैनेज करने में इस समय पर बीमारी को। देखिए, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है के विजय राघवन, उनकी बातों में दो चीजें हैं नगमा। एक अच्छी बात भी कह सकते हैं, दूसरी बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि सरकार को या महकमा को इस बात का आभास इस बार हो गया है कि तीसरी लहर आएगी, हमारी तैयारी जो है वो बेहतर रखने की है, क्योंकि दूसरी लहर को लेकर इस तरीके की तैयारी किस तरीके की है जमीन पर वो हमें पता है, और उसी का भुगतान जो है वो तमाम लोग कर रहे हैं जो इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, जिनको तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे इलाज को लेकर हो, चाहे दवाइयों को लेकर। तो एक अच्छी बात यह है कि कम से कम सरकार ने यह मान लिया है कि तीसरी लहर आएगी और हमारी तैयारी बहुत अच्छी रखनी है, तो उस हिसाब से वो तैयारी रखेंगे। उस तरह से कोताही नहीं बरती जाएगी जिस हिसाब से पहली लहर के बाद कोताही हमने देखी, और जिस तरीके की मारामारी है अभी फिलहाल लोगों को लेकर, क्योंकि बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ को लेकर ब्लैक मार्केटिंग की बात आ रही है, तो कम से कम ये अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा ये भी किया जा रहा है कि वायरस कितने हिसाब से म्यूटेट कर सकता है और क्या क्या म्यूटेट कर सकता है, उस हिसाब से भी वैक्सीन को लेकर वो शोध जो है वो फिलहाल चल रहा है। लेकिन सबसे चिंता की बात है कि देश की पॉजिटिविटी रेट अभी फिलहाल 24% है, 15% के ऊपर 24 राज्य हैं। कुछ राज्यों में ग्राफ घटना जरूर शुरू हुआ है, लेकिन वो प्रारंभिक आंकड़ा है, उस पर बहुत भरोसा करना मुनासिब नहीं होगा, जिसमें महाराष्ट्र है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, फिर ये तमाम राज्य, तेलंगाना है, जहाँ पे कुछ केसेस में मामले में कमी जरूर आई है, लेकिन अब भी भारत करीब 4 लाख के हिसाब से रोजाना मामले दे रहा है, और लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तीसरी लहर भी दस्तक देगी। जी, धन्यवाद आपका परिमल। और दिल्ली में ऑक्सीजन के सवाल पर केंद्र सरकार और अदालतों के बीच ठनी हुई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसने अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। हमारे साथ आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं। ये ऑक्सीजन की लड़ाई जो है आशीष, वो चली रही है। अब संख्या के ऊपर कि कितना दिया जा सकता है, कोर्ट ने साफ कहा है कि जो केंद्र का प्रस्ताव है उतना नहीं, उससे ज्यादा देना होगा, और अब समय मिला है इसमें। ये जो टकराव है ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा है अभी। जी देखिए, ये टकराव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले कर दिया कि इसको विपरीत तरीके से ना ले सरकार। हम कोई सरकार नहीं चला रहे हैं, हम सुझाव दे रहे हैं, और अदालत का वो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभा रहे हैं जो संविधान ने उसे सौंपा है। लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से भी लाइए 700 मीट्रिक टन, क्योंकि खुद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कोर्ट में 30 तारीख को कि वो पूरी मांग को पूरा करेगी दिल्ली की। तो इसलिए जो 700 मीट्रिक टन है वो देनी पड़ेगी, किसी भी तरह देनी पड़ेगी, और जल्द देनी पड़ेगी।
साथ ही ये कहा है कि वो अफसर नहीं चाहते कि अफसरों पर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि अफसर खुद दिन रात लगे हुए हैं, कई पॉजिटिव भी हैं लेकिन उसके बावजूद काम कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की जान बचाना पहला मकसद होना चाहिए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी कवायद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। कंटेम्प्ट जो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी उस पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट की, लेकिन केंद्र सरकार को साफ तौर पर चेता दिया है कि उसे 700 मीट्रिक टन रोजाना ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। कल सुबह 10:30 बजे तक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में बताएगी कि उसके पास क्या एक्शन प्लान है, किस तरीके से 700 मीट्रिक टन वो दिल्ली को रोजाना देगी। उसमें 3 बुलेट पॉइंट देने होंगे, कोई बड़ा हलफनामा नहीं देना है कि ये कहाँ से ये आपूर्ति आएगी, किस तरीके से आपूर्ति सप्लाई को सुनिश्चित किया जाएगा और लोगों को, अस्पतालों को ये कैसे सप्लाई मिलेगी। ये 3 मुख्य पॉइंट हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और कहा है कि जो केंद्र की जो पॉलिसी केंद्र सरकार ने बनाई है, जो फॉर्मूला निकाला है ऑक्सीजन का प्रतिदिन प्रति बेड के हिसाब से, वो फॉर्मूला कोई साइंटिफिक रीजन पे नहीं लगता। इसके लिए एक विशेष एक्सपर्ट की कमेटी बनाने की जरूरत है जिस पर कल विचार किया जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कहा है कि मुंबई में जो मॉडल है बीएमसी का ऑक्सीजन मैनेजमेंट को लेकर, उसको सीखने की जरूरत है। 3 दिन के भीतर बीएमसी में बात करें और इस पर भी आगे काम करें। जी धन्यवाद। तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि 550 मैट्रिक टन में काम चल जाएगा दिल्ली का, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि 700 मैट्रिक टन देना होगा और कल तक इसके बारे में 3 मुख्य पॉइंट्स बताने होंगे कि कहां से कैसे इसको लाया जाएगा, लेकिन 700 मैट्रिक टन तो दिल्ली को देना ही होगा जिसकी इतनी आवश्यकता है ऑक्सीजन की। तो ये अब सरकार को बताना है कल सुबह 10-10:30 बजे तक। तो इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम देश की बात में। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है और रोज अलग अलग हिस्सों से दर्दनाक तस्वीरें सामने आती हैं। अभी भी यहाँ पे 27 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 13,798 लोगों की मौत हुई है, जबकि यहाँ के शमशानों और कब्रिस्तान में इससे कई गुना ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। पहले हम दिखाते हैं आपको सिद्धार्थनगर की एक तस्वीर, जहाँ कोविड अस्पताल में एक साथ 4 मरीजों की मौत हो गई। जो मरीज के साथ आए थे लोग, उनका इल्जाम है कि मौत ऑक्सीजन न मिलने से हुई, जबकि प्रशासन का यह कहना है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये है नौगढ़ का सेंटर कोविड वाला। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 4 लोगों की डेथ हुई है। ये सब इन लोगों की लापरवाही है, जानबूझ के लापरवाही। पानी हमसे मांगे 3 बजे, हम 3 बजे रख के गए, वो पानी। सिद्धार्थनगर के कोविड अस्पताल में अजय यादव ने अपने ससुर को सोमवार को दोपहर 12 बजे भर्ती कराया था। मंगलवार को सुबह उनकी मौत हो गई। अजय रो रो के बताते हैं कि अस्पताल में बदइंतजामी की ये हालत है कि उनके ससुर को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने 3 बजे वहां पानी लाकर रखा, जिसे अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें 7.5 घंटे बाद दिया। पानी हमसे मांगे 3 बजे, हम 3 बजे रख के गए, वो पानी पहुंचा। जब शाम को हम रात को 7 बजे खाना लेके आए, तब तक पानी वहीं रखा हुआ था। उसके बाद फिर हम 10 फोन किए, मधुबनिया चले गए। 10:30 बजे रात को उनको खाना और जो 3 बजे पानी रखा हुआ था वो जाकर मिला। 4 मरीजों की मौत के बाद सिद्धार्थनगर के डीएम फौरन अस्पताल पहुंचे और तीमारदारों को समझाया। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी से कोताही हुई है तो जांच कर सजा दी जाएगी। मॉर्निंग में खबर मिली थी जिसमें 4 पेशेंट्स की डेथ L2 फैसिलिटी में आज हुई हैं, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, बट परिजनों ने अपनी शिकायतें और वो कही गई हैं, वो मेरे द्वारा सुनी गई हैं। कहीं भी किसी भी लेवल पे अगर किसी ऑफिसर या किसी के द्वारा लैप्स किया गया है या कोई भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है तो उसमें फिर कड़ी कार्रवाई भी होगी। प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त है, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। यहाँ जो बगल में लड़का था वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन हट गया था, कोई देखने वाला नहीं था, वो जो मरीज छटपटा रहा था मर गया। ये एक वानगी है। ऐसे ही हालात यूपी में तमाम जगहों पे रहे हैं। मिसाल के लिए मथुरा में बीमार शीला देवी जिला अस्पताल के बाहर
करीब 3 घंटे जमीन पे पड़ी रहीं, तड़पती रहीं, लेकिन वो भर्ती तभी हो पाई जब मीडिया के लोगों ने वहां पहुंच के दबाव बनाया। क्या बात है इनको? भर्ती ना कर रहे हैं यहाँ से? क्या कह रहे हैं ये? घर ले जाओ। यहाँ कोई उपचार नहीं मिल रहा तुम्हें? कब से आई है यहाँ पे? 2 घंटा से तड़प रही है ऐसी? जरा ऊपर चलिए, मैं दिखाऊंगा। मरने को रखी है औरत, सीधे मुंह डॉक्टर कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना परमानेंट को इलाज दे रहे हैं। इसके बाद मथुरा के रहने वाले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिला अस्पताल पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया और अस्पताल प्रशासन को आड़े हाथों लिया। हमने सीएमओ को और सीएमएस को दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पेशेंट जो आए पूर्ण रूप से उसको इलाज मिले और वो संतुष्ट होकर यहाँ से जाए। ऐसा प्रयास ये सब लोग करें। अगर लापरवाही कहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी। मेरे फादर को इतनी प्रॉब्लम है, कल रात में मैनेज कर ही रहा हूँ गैस को। लखनऊ में जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं, किसी का कोई रिस्पांस नहीं। कम से कम मैं 100 से 150 नंबर। पिछले 15 दिन यूपी के लिए काफी बुरे साबित हुए हैं। ऑक्सीजन की भयानक किल्लत रही है। ऑक्सीजन न मिलने से नामालूम कितने लोगों की मौतें हो गई हैं। एक वक्त ऐसा था जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 55,000 कोविड के मरीज थे, जबकि करीब 5500 बेड। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डीआरडीओ के बनाए 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। उम्मीद है कि इसके बाद हालात बेहतर होंगे। ये कोविड अस्पताल 500 बेड का है। इसमें 250 बेड पे भर्ती फौरन शुरू होगी। इसमें 150 बेड पे वेंटिलेटर और 100 पे ऑक्सीजन होगी। आर्मी के 40 डॉक्टर और 300 पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ तैनात होगा। इस हॉस्पिटल में आज हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। पहले चरण में 250 बेड आज हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें 150 बेड आईसीयू के होंगे, वेंटिलेटर युक्त हैं। 100 बेड आइसोलेशन के हैं जो ऑक्सीजन से पूरी तरह आच्छादित हैं। तो 250 बेड आज यहाँ पर हम लोग डीआरडीओ और आर्मी के माध्यम से संयुक्त प्रयास से राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये हॉस्पिटल आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। एक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य में जनता की जान की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उसमें फेल हुई है। ये सच है कि हालात में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी बेइंतहा सुधार की जरूरत है, क्योंकि हर जान बेशकीमती है। मथुरा में सौरभ गौतम और सिद्धार्थ नगर में सलमान के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त टिप्पणियां की हैं। अपने ताज़ा आदेश में अदालत ने कहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन न देना एक अपराध है जो नरसंहार से कम नहीं। इसके दोषी वो हैं जो इसकी सप्लाई के लिए जिम्मेदार हैं। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ये कहने में हमें बहुत तकलीफ है कि अस्पताल में कोविड के मरीजों का बिना ऑक्सीजन मर जाना अपराध है जो किसी नरसंहार से कम नहीं, और इसके दोषी वो लोग हैं जिनकी ऑक्सीजन मंगाने और सप्लाई करने की जिम्मेदारी है। टीकाकरण केंद्रों पर अब ज्यादा लोग नजर आने लगे हैं पहले के मुकाबले, लेकिन अभी भी कुछ कुछ इलाकों में लोग टीके से यानी कि वैक्सीन लेने से परहेज कर रहे हैं। मुंबई में जहां मुस्लिम बहुल बस्तियों में मुस्लिम लीडर्स घूम घूम कर लोगों को समझा रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में आदिवासी बहुल एक गांव में भी टीके को लेकर खौफ है। आपको जाके इंजेक्शन लेना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए। श्री हॉस्पिटल है, डीकेसी है, 2-3 जगह पे आपको रजिस्टर करना चाहिए। मुंबई की मुस्लिम बहुल बस्तियों में माहिम हाजी अली दरगाह समिति के सदस्य घूम घूम कर लोगों में वैक्सीन का खौफ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 191 से पूछने के बाद मुझे इंजेक्शन लेने का मेरी उम्र हो गई है, क्योंकि नई लोगों को आगे तकलीफ ही है ना भाई। इन बस्तियों में शिराज अहमद, नौमान खातिब जैसे कई हैं जो सुनी सुनाई बातों के कारण टीका लगवाने को लेकर असमंजस में हैं। मैंने वैक्सीन नहीं लिया, लेकिन तरह तरह की बातें मैं सुनता हूँ
कि वैक्सीन से ये हो जाता है वो हो जाता है। इसके लिए मुझे डर और खौफ है मुझे और मेरे घर वालों को, इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मेरे घर वालों को खौफ डर निकल जाएगा तो मैं वैक्सीन लगवा लूँगा। तो बहुत से लोग यानी मैं से ये बोलते कि वैक्सीन से ये होता है क्योंकि मेरा पनवेल में भी दोस्त है, उन्होंने बोले कि एक जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनके हस्बैंड वाइफ ने वैक्सीन लिया था, नेक्स्ट डे ऑफ हो गया। इसके लिए जरा दिमाग में कंफ्यूजन है सर। इनकेस मुझे कुछ होता तो मेरे फैमिली का क्या होगा। मुस्लिम लीडर्स की ओर से कलेक्टर बीएमसी को खत के जरिए मांग की गई है कि मुंबई के माहिम हाजी अली दरगाह, माटुंगा मस्जिद जैसी जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो ताकि लोगों में भरोसा बनाकर उन्हें टीका लगाया जा सके। ये सोसाइटी को पे बैक करने का जो टाइम है, हमारी टीम ने सोचा कि पूरा फोकस हम करें वैक्सीनेशन पे। इसका कोई क्योर नहीं है कोविड-19 का। एक चीज़ हमारे सामने आई है, वैक्सीन है जो आपको एक लिमिटेड प्रोटेक्शन दे सकती है फॉर सम टाइम, जो बॉडी में एंटीबायोटिक्स बढ़ाती है। तो इसमें हमने हमारे बीइंग आईएसओ रजिस्टर्ड बॉडी, हमारे पैनल के ऊपर कुछ डॉक्टर्स भी है, हमने इसके ऊपर स्टडी किया है और ये इमेच्योर फीलिंग से और थॉट से लोगों को हट जाना चाहिए और अपने आप को ये वैक्सीन से शील्ड करना चाहिए। इधर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में आदिवासी बहुल बावनगुड़ा खेड़ी गांव टीके को ना कह चुका है। नहीं सर। क्यों डरते सर, सब बुखार आता, 2-3 दिन में बुखार आता, मर जाते लोग। व्हाट्सएप पे आता, हम टीवी पे देखता। हाँ, तो उसके लिए घबरा गए सारे लोग। हो, सब घबरा गए। सरकारी डॉक्टरों की टीम ग्राम पंचायत सदस्य के समझाने के बावजूद गांव के लोग वैक्सीन पर भरोसा नहीं बना सके हैं। हमारे यहाँ के लोग अनपढ़ थोड़ा है, टीका लगाने के बाद बीमार गिरते हैं और बीमार गिरने के बाद 2-4 दिन में उनकी मौत हो जाती है और आदमी नपुंस ये हो जाता है करके बहुत सारे लोग टीका लेने से डर रहे। डॉक्टर की टीम आई थी, बहुत सारे लोगों को हम समझाए, लेकिन ये अफवाह के कारण बहुत सारे लोग हमको बोले कि तुम टीका लगाने के बाद हमारे घर में कुछ कम ज्यादा हो गया तो जिम्मेदारी आप लोग ले सकते क्या। बार बार कोशिश कर रहे हैं। उनके साइड में जो दूसरा गांव है, सिंदखेड़ है या फिर बावनगुड़ा है, वहाँ के लोगों ने टीका लगाया है और अच्छे से उनको यानी किसी को भी कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है। ये भी हम उन लोगों को बता रहे हैं पर वो मानने को तैयार नहीं। वैसे इस लहर से पहले की तस्वीर और टीका केंद्रों पर अब की तस्वीर में बहुत फर्क है। भरोसा बढ़ रहा है और बढ़ाने की जरूरत है। नांदेड़ से कन्हैया खांडेलवाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के एम्स और आरएमएल अस्पताल में डीआरडीओ के लगाए ऑक्सीजन प्लांट गुरुवार से काम करने लगेंगे। एक प्लांट में 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। डीआरडीओ देश भर में ऐसे 500 प्लांट लगाने जा रही है। वहीं दिल्ली के धर्मशीला अस्पताल में फ्रांस सरकार के सहयोग से रिकॉर्ड टाइम में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। दिल्ली के एम्स में डीआरडीओ का ऑक्सीजन प्लांट, लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल तकनीक से बने ऐसे 5 प्लांट दिल्ली में लगने जा रहे हैं। एम्स, राममनोहर लोहिया, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी ऐसे प्लांट से एक बार में करीब 190 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है या फिर एक दिन में 47 लीटर के 197 सिलेंडर भी रिफिल कर सकते हैं। ये 1000 लीटर्स पर मिनट है इनका कैपेसिटी, मतलब हर एक मिनट 1000 लीटर्स दे सकता है। ये नॉर्मल मॉडरेट पेशेंट जहां 5 लीटर्स पर मिनट ऐसा चाहिए, उनको कम से कम 200 के करीब ये पेशेंट को दे सकते। अगर वेंटिलेटर्स को देना है तो 40 से 50 वेंटिलेटर तक ये प्लांट्स के दे सकते हैं। हवा से ऑक्सीजन तैयार करने वाली तकनीक डीआरडीओ ने निजी उद्योगों को दी है। पीएम केयर्स फंड के तहत अगले 3 महीने देश भर में डीआरडीओ 500 प्लांट तैयार करेगी। उधर फ्रांस सरकार के सहयोग से एक प्लांट दिल्ली के धर्मशीला नारायणा अस्पताल में मात्र 18 घंटे के भीतर चालू हो गया। यह प्लांट 24 घंटे में 48 सिलेंडर भर सकता है। इस जनरेटर की खूबी यह है
कि ये दो चीज कर सकता है। एक, डायरेक्ट आपकी जो ऑक्सीजन लाइंस हैं उनके साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए तो डायरेक्ट सप्लाई, या आप सिलेंडर भी इससे भर सकते हैं। तो हमने, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन लाइन वगैरह डालना इतना ज़्यादा हमने ज़रूरी नहीं समझा, हमने सिलेंडर भरने शुरू किए और 24 घंटे में अराउंड 48 से 50 सिलेंडर ये भरता है। जिसका मतलब ये है, आप इमेजिन कीजिए कि कुछ और पेशेंट जिनको हम ट्रीट नहीं कर पाते, अब आपको मालूम है एक एक पेशेंट रोड के ऊपर घूम रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, तो हमने वो करना शुरू कर दिया। डीआरडीओ के ऑक्सीजन प्लांट की कीमत भी खास नहीं है, मात्र 40 लाख से 80 लाख तक। इन दिनों कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत देखी जा रही है। सरहद पर सैनिकों की सुरक्षा और सेहत का जिम्मा संभालने के बाद डीआरडीओ ने अब कोरोना से थम रही सांसों को बचाने का बीड़ा उठाया है। देश की जरूरतों के लिहाज से भले ये प्रयास कम लगे, लेकिन जीवन तो हर किसी का बेशकीमती है। नई दिल्ली में शशिकांत और शरद शर्मा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।